यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो तथा लाइव नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। आज हम डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के पर्सनालिटी ऑफ द वीक के लिए बातचीत करने जा रहे हैं विष्णु बघेल जी से। विष्णु बघेल जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। साथियों, इससे पहले कि बातचीत आगे बढ़े, मैं ये बताना चाहूँगा कि विष्णु बघेल एक प्रसिद्ध चार्टेड अकाउंटेंट है। साथ में वो एक राजनीतिज्ञ भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और वो बहुत अच्छा लिखते भी हैं। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं और मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न आपसे यही करूंगा कि आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप एक सामाजिक गतिविधियों में जिस तरीके से आप भागीदारी करते हैं, तो आखिर ये कहाँ से आपने शुरुआत की और कैसे इसका प्रेरणा जो है आपको मिली है? मैं वैसे शुरू से ही, जैसे ही मैं सीए पास करके आया, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि हमारा समाज जो है, हमारे लोग जो हैं, वो दुनिया से काफ़ी पीछे। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा माइक पास में। अच्छा, काफ़ी पिछड़े हैं, ऐसा मुझे लगा। और एक सामाजिक जिम्मेदारी लेते हुए कि भाई मुझे कुछ देना चाहिए समाज को, मैं समाज में आने जाने लगा। समाज में बहुत एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करने लगा, और यही चीज़ आगे चलकर धीरे धीरे जब मैं प्रैक्टिस में भी आया, तो मैंने कभी नौकरी नहीं की एज ए बतौर सीए, और मैं प्रैक्टिस करता रहा शुरू से। और जब प्रैक्टिस में आया तो मुझे चूँकि हमारे लोग व्यवसाय और इंडस्ट्री में कम हैं, इसलिए मुझे एक अजीब से सिचुएशन का जो है सामना करना पड़ा, और उसमें मुझे बहुत बड़ा जातिवाद का झटका लगा। तो मैं फिर उस दिन से मैंने ठान लिया कि भाई समाज में कुछ न कुछ मुझे करना चाहिए, और तब से मैं सामाजिक गतिविधियों में लगा रहा। आगे चलकर ये पता चला कि समाज में जो आज पिछड़ापन है, अब वो पिछड़ापन कोई अपने आप ही लाया हुआ नहीं, बल्कि उसको थोपा गया पिछड़ापन है। तो मैंने फिर उसके विरुद्ध संघर्ष करना शुरू किया। परिवर्तन का आपने जो बीड़ा उठाया, तो आप किसको आइकन आप मान करके उसको शुरुआत किए? मैंने किन किताबों से या किन महापुरुषों से आप प्रेरित हुए जी, थोड़ा से इसके बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो महापुरुष हुए, उनमें सबसे पहला प्रभाव मेरा डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का पड़ा। मेरे परिवार से ही थे, और उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग 1956 से की थी, 1946 से। तो उनसे प्रेरणा मिली, और जब मैं अंदर घुसते गया और पता लगा कि भाई सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करने वाले, तो उस समय जो है काशीराम जी का आंदोलन बड़े जोरों पर चल रहा था। सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन बाम सेफ और DS4 के माध्यम से। तो उसमें मैं धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगा, और काशीराम जी मेरे आइकान पुरुष हैं। आप जो है ये काफ़ी समय आपने काशीराम जी के भी साथ में समय दिया, और उसके बाद मैं जैसा कि जानता रहा हूँ कि आप एक पिछड़ा वर्ग समाज का भी आपने गठन किया। और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि अगर छत्तीसगढ़ में कभी ओबीसी आंदोलन को अगर याद किया जाएगा, तो उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान खूबचंद बघेल जी के बाद में विष्णु बघेल जी का आता है। और एक खुशी की बात यह है कि इनके साथ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि ओबीसी मूवमेंट में जुड़े हुए हैं और मिलकर के काम कर रहे हैं। और मैं यही जानना चाहूँगा कि जो आपने
पिछड़ा वर्ग समाज का गठन किया और तमाम पिछड़े वर्ग की जातियों को सामाजिक आंदोलन में लाने के प्रेरित किया। तो इसमें पिछड़ा वर्ग की अभी छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, अगर उसके चेतना के संबंध में कहा जाए तो? पिछड़ा वर्ग की स्थिति यहाँ बहुत ही मतलब खराब है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर समाज अपने आप को अपने जाति के इसमें आइडेंटिफाई करता है। जैसे पिछड़ा वर्ग की यहाँ पर जो अवेयरनेस है, जो एक चेतना होनी चाहिए पिछड़ा वर्ग के प्रति, जैसे अनुसूचित जाति और जनजातियों के में है, वो चेतना पिछड़ा वर्ग में नहीं आई है और उसके कारण बड़ा घाटा हुआ है। और उसका कारण भी है यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था है वो मतलब इन पिछड़ों में से ही कुछ जो संपन्न लोग थे उनको अगड़े महसूस करवा करके उनके कंधे पे वो व्यवस्था को चलाया गया और डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर जो गहराई है वो ज्यादा है किसके बीच में, ये पिछड़ा वर्ग और SC/ST के बीच में। छत्तीसगढ़ में गहराई ज्यादा है, अन्य स्टेट्स में जैसे यूपी है, बिहार है, उसमें और उसमें कम है इसलिए कि वहां पर जो अगड़े जो हैं जैसे भूमियार हैं, ठाकुर हैं, इन लोग सब बहुत अधिक मात्रा में हैं और इसलिए जो है यहाँ जैसे OBC के लोगों को यहाँ यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वहाँ नहीं हुआ। वहाँ वो नजदीक रहे SC/ST के और इसलिए वहाँ पर और जल्दी सफल हुआ आंदोलन वहाँ पर। तो OBC आंदोलन भी, और वहाँ के लोग आज के डेट में अपने आप को OBC के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर जाति विशेष के साथ सारे लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यदि कोई कुर्मी है तो वो कुर्मी की बात करता है, भाई तुम काम जरूर करो अपने समाज में लेकिन बात तो आप OBC की कर सकते हो, तो आप अपना वो तो बड़ा रख सकते हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जब मंडल आयोग आया तो मंडल आयोग आने के बाद में OBC को एकत्र होने में काफी मदद मिली। देख रहा हूँ कि जिस प्रकार का अवेयरनेस यूपी और बिहार में पिछड़ा वर्ग के ऊपर दिखता है, जैसे पिछड़ा वर्ग की कुछ पत्रिकाएं वगैरह भी वहां से निकल रही हैं, है ना। और यहाँ पे एक समस्या ये है जो आपने कहा कि अलग अलग जातियां आइडेंटिफाई हो रही हैं। दूसरा यहाँ पे सोशल बाइकआउट का भी एक समस्या है। हाँ, ये तो पिछड़ा वर्ग में बाइकआउट से कहने का मेरा मतलब ये है कि जो जातीय पंचायत हैं वो यहाँ पर मजबूत है। हाँ, जैसे हरियाणा में वो खाप पंचायत। जी। तो जातीय पंचायत के बारे में आप कुछ संदेश दीजिए कि जातीय पंचायत किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग या तमाम दूसरी जातियों के लिए भी, दलित जातियों के लिए भी वो एक उसके लिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है जातीय पंचायत। वो जो है वो व्यवस्था का सबसे बड़ा जो है जाति पंचायत जो है वो पुराने व्यवस्था यदि कहा जाए तो वर्ण व्यवस्था पे आधारित है और वर्ण से जातियां पैदा हुई और शूद्रों में ही जातियां पाई जाती है। और ये जो बहिष्कार की जो बात है या समाज से बाहर निकालने वाली बात है यहाँ पर बहुत माने प्रचलित है। उससे क्या हुआ, देखिए मैं सामाजिक कार्य में सन 1984-85 से जुड़ा और मेरे देखते ही देखते मेरे समाज में मेरा अपना जो फिरका था कुर्मियों का, मनवा कुर्मी समाज, उसमें इतने लोग बहिष्कृत हो गए कि एक नया समाज पैदा हो गया मेरे देखते देखते 15-20 साल में। वो समाज का क्या नाम रखा गया? और उन्होंने फिर वो समाज का नाम रखा कौशल कुर्मी समाज जी। अब वो कौशल कुर्मी समाज वाले अप्रोच करते हैं सर्व कुर्मी समाज को कि हमको भी मिला लो भाई। तो ये दुष्परिणाम है जी, ये दुष्परिणाम है कि हम अपने लोगों को बहिष्कृत करते जाते हैं और वो फिर भाई सामाजिक आदमी तो सामाजिक प्राणी है, कहीं ना कहीं उसको अपने समस्या का हल ढूंढना है। तो वो जितने बहिष्कृत लोग थे उन्होंने एक नया समाज पैदा तो बना लिया और वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जी, बहुत सारे जो OBC साथी हैं हमारे जो मूवमेंट के हैं, तो वो ये पूछते हैं कि OBC आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, उनका आइकॉन क्या है, तो और कौन कौन सी किताबें हैं जो सही जानकारी प्रदान करती हैं, क्योंकि आप OBC आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो आप थोड़ा से हमारे दर्शकों को, खास करके जो OBC दर्शक हैं, उनको आप थोड़ा संदेश दीजिए कि उनके मार्गदर्शन के लिए कैसे आगे एक सही सामाजिक चेतना के लिए बढ़ा जा सके।
देखिए, जैसे ही मंडल आयोग लागू हुआ 1989 में लागू किया गया, लेकिन सारे उसको करके 1993 में लागू। तो उस समय हम लोगों ने यहाँ पर एक मंच बनाया, आरक्षण समर्थक मंच, और रायपुर संभाग में हम लोग काम करने लगे। और उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि भाई कौन कौन सी ऐसी साहित्य हैं जिसको ओबीसी को पढ़ना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि ओबीसी के रामायण और गीता, मेरे हिसाब से रामायण और गीता, मंडल आयोग की रिपोर्ट तो रामायण है, बिल्कुल बहुत अच्छा। मंडल आयोग की रिपोर्ट रामायण है। और 1984 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक आयोग यहाँ बिठाया जी। और मंडल आयोग तो 1978 में हो गया था। 1984 में आयोग बिठाया और जिसके अध्यक्ष रामजी महाजन थे। रामजी आयोग के नाम से। हाँ, रामजी महाजन आयोग के नाम से। तो महाजन आयोग की जो रिपोर्ट मूल प्रति है उसको लोगों को पढ़ना चाहिए। वो भी यदि एक को रामायण कहें मंडल आयोग को, तो महाजन आयोग की रिपोर्ट गीता है। बघेल जी, आप बताने का कष्ट करिएगा हमारे दर्शकों को, खास करके जो ओबीसी साहित्य के बारे में और जो मैगजीन्स वगैरह आ रही हैं ओबीसी से संबंधित, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। दिल्ली से अपना एक मैगजीन निकलता है, फॉरवर्ड प्रेस से निकलता है, और दूसरा उत्तर प्रदेश से निकलता है, और जिसका नाम हुआ सोशल ब्रेन वॉश है। तो ये बेसिकली ओबीसी के मुद्दों पे जो है फोकस करके चलती है। तो इसको मंगाना चाहिए, ओबीसी के लोगों को इसको पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड भी किया था। तो ये अच्छा एक अपने ज्ञानवर्धन के लिए एक अच्छा मीडिया है जी। और यहाँ से जैसे अपन महापुरुषों की श्रृंखला में हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमारे अन्य महापुरुष हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से रामस्वरूप वर्मा जी हैं, और बिहार से कर्पूरी ठाकुर जी हैं जिन्होंने बहुत काम किया है ओबीसी मूवमेंट में। वैसे ही आर.एल. चंदापुरी जी, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी ओबीसी आंदोलन के, भारत में पिछड़ा वर्ग आंदोलन। तो उसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है उसको उसमें उतारा है, बहुत अच्छे से उतारा है। तो ये सब चीज़ें पढ़ने से प्रेरणा मिलती है और इससे एक जानकारी मिलती है कि हम ओबीसी मूवमेंट कैसे अच्छे से चला सकते। निश्चित रूप से ये जानकारी हमारे सारे साथियों के लिए एक ओबीसी मूवमेंट बढ़ाने के लिए या किसी भी प्रकार का सामाजिक मूवमेंट बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए। और हम अगली बार फिर एक नए शख्सियत के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।